सभी को नमस्कार। आज के सेशन के अंतर्गत हम प्रेरक मुलाकात का जो हमारा चल रहा था उसी में हम उसी कड़ी के अंदर हिंदी विषय से ही चयनित जैसे हमने सतपाल से बात की थी इससे पहले सत्यपाल से, उसी कड़ी में आज कड़ेला जी है हमारे साथ जिन्होंने विगत भर्ती परीक्षा 2022 के अंदर हिंदी विषय से किस तरीके से अपनी जो इनकी रणनीति रही, उत्तम कड़ेला इनकी जो संपूर्ण जानकारी है उनसे आज लेंगे। इनका जो प्रथम प्रश्न पत्र कैसा रहा, किस टाइप से इन्होंने तैयार किया, तो उसी श्रृंखला में सबसे पहले वही हमारा जो सवाल कि इनकी जो पारिवारिक पृष्ठभूमि है, सबसे पहले हम शुरुआत वहीं से करते हैं कि इनकी जो पारिवारिक पृष्ठभूमि है वो कैसी रही, उसके बारे में हमें ये बताएंगे कि इनकी जो पारिवारिक पृष्ठभूमि वो क्या रही। सबसे पहले तो एग्ज़ाम हेल्प सूरतगढ़ का धन्यवाद, इस संस्थान का धन्यवाद, रणवीर सर का धन्यवाद जिन्होंने मेरे प्रथम प्रश्न पत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया, जिसकी वजह से मैं सेकंड ग्रेड में चयनित हुआ। पारिवारिक पृष्ठभूमि की बात करूं तो मेरे माता पिता किसान ही है, मैं सामान्य किसान परिवार से बिलोंग करता हूं। जैसा इन्होंने बताया कि सामान्य है और वास्तव में बहुत अच्छा लगता है। मैंने आपको पहले वीडियो में भी बताया था जब हमने सत्यपाल से बात की थी, और सत्यपाल और ये दोनों एक साथ आया करते थे हमारे साथ टेस्ट में भी, और दोनों रूम पार्टनर रहे हैं और दोनों ने कड़ी मेहनत, मैंने वैसे पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि ये जो आप डिस्कशन करके जो पढ़ाई करते हैं उसका मजा अलग ही है, और उसका जागता जीता उदाहरण है ये कि सत्यपाल और इन दोनों का जो चयन है, उत्तम और सत्यपाल का जो चयन एक साथ हुआ है और दोनों रूम पार्टनर रहे हैं, दोनों हिंदी विषय से थे, दोनों ने प्रथम प्रश्न पत्र और हिंदी विषय को किस तरीके से डिस्कशन करके तैयार किया उसकी आपके सामने है मिसाल। तो अब हम सवाल स्टार्ट करेंगे कि इन्होंने पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में बताया कि इनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि सामान्य किसान परिवार से है, और अब इनका जो सफर है वो कब स्टार्ट हुआ, इनकी बीएड जो किस वर्ष हुई और इन्होंने तैयारी कब स्टार्ट की, ग्रेड सेकंड के बारे में इन्होंने कब सोचा पहली बार। उत्तम सर, बीएड मेरी 2021 में पूर्ण हुई और मैं फाइनल बीएड 2021 में फाइनल कर रहा था। उसी समय मैं रीट की भर्ती आई तो मैंने किसी से पूछा, मेरे बड़े भाई साहब सूरतगढ़ से ही टीचर बन के गए थे, भाभी जी, और तो मुझे लगा कि मुझे भी सूरतगढ़ जाना चाहिए, तो मैं 2021 में ही सूरतगढ़ आ गया 23 मार्च 2021 को, और मैं यहाँ आके रीट की तैयारी करने लग गया। थोड़े दिन रीट की तैयारी की और बाद में रीट कैंसिल वगैरह हो गई, 110 नंबर बने, और बाद में 2022 में मैंने सेकंड ग्रेड की तैयारी शुरू कर दी। और उन्होंने बताया कि 2021 में बहुत से साथी हैं जिन्होंने रीट की तैयारी की, रीट में नहीं हुआ और इन्होंने उस मुहिम को छोड़ा नहीं, और एक लक्ष्य था कि हमें टीचर बन के घर जाना है। तो जैसे ही सेकंड ग्रेड आई तो इन्होंने सेकंड ग्रेड की तैयारी 2022 में 21 में ही स्टार्ट कर दी, कह रहे हैं लास्ट में जैसे रीट हुई उसके बाद 2022 में मार्च के आसपास विज्ञापन आया था, इन्होंने सेकंड ग्रेड 2022 में फतेह किया है। तो आगे हम इनसे जानेंगे कि इन्होंने बताया पारिवारिक पृष्ठभूमि पर चर्चा कर ली हमने, इसके बाद इन्होंने स्टार्ट कब किया, बीएड कब हुई, आगे इनकी जो प्रथम प्रश्न पत्र, जैसा कि हम पूछ रहे थे कि प्रथम प्रश्न पत्र के बारे में इन्होंने किस तरीके से उनको तैयार किया, कौन कौन सी पुस्तकें पढ़ी, नोट्स किस तरीके से बनाए। तो प्रथम प्रश्न पत्र जो जीके का पेपर है सेकंड ग्रेड सभी विषयों के लिए कॉमन है, तो ये बताएंगे अभी उत्तम जी से हम जानेंगे कि इनका जो सफर है उसके विषय में हमें बताएं कि किस तरीके से रहा, किस तरीके से इनको तैयार किया। बिल्कुल जीरो लेवल से हम आपको बता रहे हैं, हम भी हमेशा से आदत है कि हम हमेशा बात करते हैं तो बिल्कुल जीरो। बहुत से विद्यार्थी कई बार कह भी देते हैं कि सर जीरो से बताना है, तो हम माइनस से लेकर चल रहे हैं, जीरो से ही नहीं। उत्तम जी आगे हम बताएंगे आपको कि किस तरीके से इनका जो इन्होंने जीके के पेपर को किस तरीके से तैयार किया। उत्तम सर, मैं एकदम सच बोलूं तो मैं जीके में सर मैं एकदम जीरो था। जीके मुझे जी नहीं पता था। मेरा दोस्त सत्यजीत जो सेकंड ग्रेड लगा हुआ है, मैं उससे बोला कि यार मुझे तो जीके में कुछ नहीं आता, तो उन्होंने बोला कि कोई दिक्कत वाली बात नहीं, चिंता मत कर, मैं थोड़ा थोड़ा बताऊंगा तेरे को। तो थोड़ा सा मुझे बिल्कुल भी एकदम ही कुछ नहीं आता था, जमा जीरो। तो सत्यजीत ने मुझे थोड़ा थोड़ा बताया कि अपने को ऐसे चलना है, ऐसे पढ़ना है, जीके मैं तैयार करवाऊंगा, चिंता मत कर तू। फिर हम एक दिन बाहर आए हुए थे तो हमने टॉपर्स एकेडमी का जो एग्जाम हेल्प सूरतगढ़ पहले टॉपर्स एकेडमी के सामने जान जाती थी, उसका बोर्ड देखा। तो मैंने उसको बोला कि यार हम पढ़ तो रहे हैं, फर्स्ट पेपर पढ़ तो रहे हैं, इसका हमें टेस्ट सीरीज चल रही है, टेस्ट देना चाहिए, हमें थोड़ा सा क्या कॉन्फिडेंस आएगा टेस्ट सीरीज से। तो हमने फर्स्ट पेपर की टेस्ट सीरीज टॉपर्स एकेडमी सूरतगढ़ में ज्वाइन कर ली। उसके बाद में
सर की सबसे बड़ी बात ये थी कि टेस्ट सीरीज में पुराने पेपर जो पीछे सेकंड ग्रेड भर्ती में फर्स्ट पेपर में आए हैं वो दिया करते थे। उससे हमें थोड़ा सा क्या कि पता चल गया कि अब कौन से क्वेश्चन पीछे से आते हैं। सर ने हमें बुक बताई और साइको के लिए हमने सिखवाड़ बुक पढ़ी मनोविज्ञान के लिए, और फिर 9th और 10th की बुक राजस्थान जीके के लिए। फिर हमने जो अपने इकोनॉमिक्स के टॉपिक आते हैं सेकंड ग्रेड के फर्स्ट पेपर में, वो हमने जो वेबसाइट होती है विदेशी व्यापार की और ये अर्थव्यवस्था जो है ना उसमें से पढ़ा हमने फर्स्ट पेपर के लिए। जैसा उत्तम ने बताया कि किस तरीके से इन्होंने दोनों साथी थे, पहले वीडियो में भी सत्यजीत ने बताया ही था कि लक्ष्य की बुक है, पेनोरमा की बुक है, हमने अलग अलग बुक्स पढ़ी, उनके नोट्स बनाए, दोनों ने मिलजुल कर पढ़ा और दोनों आपस में चर्चा करते हुए यदि हम पढ़ते हैं तो वो चीज़ें हमें लंबे समय तक याद रहती है। तो इसके साथ साथ हम एक बात और पूछेंगे आपसे, कई वीडियो में भूल जाते हैं, कई बार पूछ लेते हैं कि जैसे करंट अफेयर्स है, हालांकि सब लगातार हम बता भी रहे हैं, लेकिन फिर भी जो सिलेक्टेड व्यक्ति उनसे हम पूछे तो आपका जो करंट अफेयर्स के प्रति विचार है, मैं मेरा बताऊं तो मेरा तो ये है कि क्रोनोलॉजी हमने लगा रखी थी शेड्यूल में। उस टाइम भी आपको ध्यान होगा कि जनवरी फरवरी मार्च ऐसे हर महीने की क्रोनोलॉजी आपके साथ थी और मैं क्रोनोलॉजी सजेस्ट करता हूं। फिर भी आपने करंट अफेयर्स को किस तरीके से पढ़ा और कब पढ़ना स्टार्ट किया? वैकेंसी से पहले का करंट पढ़ा, वैकेंसी आने के बाद पढ़ा, या कब का पढ़ा, कितने महीने का पढ़ा, कैसे पढ़ा? बिल्कुल जीरो से बताएं। करंट अफेयर्स की बात करें तो सर करंट अफेयर्स सेकंड ग्रेड के फर्स्ट पेपर में बहुत बड़ा रोल है। 10 क्वेश्चन आते हैं, 10 क्वेश्चन मतलब 20 नंबर के। तो करंट अफेयर्स के लिए सर ने हमें बताया क्रोनोलॉजी, हमने क्रोनोलॉजी पढ़ी। जैसे अपने संस्कृत शिक्षा विभाग की बात करें, अभी जो वैकेंसी आ रखी है वो दिसंबर में पेपर है, तो हमने जो जनवरी से 1 साल का करंट अफेयर्स में हमने तैयार किया। करंट अफेयर ऐसे तैयार किया क्रोनोलॉजी से, जैसे हमने जनवरी की क्रोनोलॉजी लेके आए तो उसमें से जो राजस्थान का स्पेशल अपने राजस्थान का ही आता है, प्रादेशिक परिदृश्य आता है राजस्थान का, वो हमने जो 4 या 5 पेज होते हैं हमने रजिस्टर में नोट कर लिया, 1 पेज में उतार लिया। क्योंकि जो हमने 1 पेज में उतार लिया ना, बाद में पेपर होगा उससे 2 दिन पहले हम उसको रिवाइज कर सकते हैं ढंग से, वो पढ़ लिया। फिर जैसे 6 माही एक मुम्मल की आती है तो 2 वो पढ़ लो, क्रोनोलॉजी पढ़ लो, और मुम्मल की 2 जो 6 महीने की आती है अर्धवार्षिक, वो आराम से हो जाएगा आपका। ढंग से नोट्स बना लो जो बाद में आपको पढ़ने में आसानी होगी पेपर के टाइम में। जैसा इन्होंने बताया कि करंट अफेयर्स के अंदर इन्होंने क्रोनोलॉजी की बुक पढ़ी है, उनके नोट्स बने। नोट्स बहुत ही महत्वपूर्ण है, चाहे आप करंट जीके के साथ साथ आप राजस्थान जीके भी पढ़ रहे हैं, आपको कोई टॉपिक लग रहा है, जैसे बहुत से ऐसे टॉपिक हैं जिनमें हमें याद करना पड़ता है, जैसे नृत्य हैं, उनकी आप लिस्ट बना के याद कर सकते हैं। राजस्थान के जो नृत्य हैं, कई प्रकार जनजाति नृत्य हैं, जाति वाले नृत्य हैं, लोकगीत हैं, या इस तरह से कोई आभूषण है, इनके आप शॉर्ट नोट जरूर बनाएं। कुछ एक टॉपिक जैसे चित्रकला वाला आपका जो टॉपिक है पेंटिंग, उसमें चित्रकार आपको कई बार याद करने होते हैं, तो उनके आप नोट्स बना लें। लास्ट टाइम में सारी चीजों का रिवीजन कभी नहीं होता लास्ट में। लास्ट जो समय होता है 15-20 5 से 7 दिन का, उस समय आपके भी मन में ख्याल आए, हमारे टाइम भी ऐसा था कि लगता है हम पढ़ें क्या, मतलब 5 दिन जब रह जाते दिमाग में इतना फटने को होता है दिमाग के, अब क्या पढ़ें, सब कुछ हम पढ़ चुके हैं, 5 दिन निकाले कैसे? कई बार तो दिन पूरा चला जाता है सोचते सोचते भी हमें पढ़ना क्या है। तो उस टाइम में ये जो आपके शॉर्ट नोट्स हैं, उस समय वो उन टॉपिकों के शॉर्ट नोट्स आप बनाएं। सभी टॉपिकों के शॉर्ट नोट्स आपको बनाने की आवश्यकता नहीं है, ताकि आप लास्ट टाइम के अंदर जो आपका टाइम खराब होता है 5-7 दिन को, उसको बचाने के लिए आप उस समय आप उन सिलेक्टेड टॉपिक चाहे आप फर्स्ट पेपर में, सेकंड पेपर में, सब्जेक्ट में भी आप कुछ ऐसे टॉपिक छांट सकते हैं जो आपको भूलने वाले जो टॉपिक है, या आपके डाटा के जो टॉपिक है, जैसे जनगणना का टॉपिक है, आपका जो डाटा वाला है, लास्ट में हमें जनगणना के डाटा याद करने होते हैं, या कोई पर्यटन संबंधित कोई डाटा आपको ध्यान में नहीं रह रहे हो, या आपका कोई बजट संबंधित कोई डाटा है वो आपको ध्यान में नहीं रह रहे हैं, पशु गणना का जैसे लाइव स्टॉक का टॉपिक है वो डाटा आज के पर्सन है, तो या आपका वन संपदा है जिसमें वन रिपोर्ट है, जो वन रिपोर्ट हर 2 साल से नहीं आती है, तो उसको आप इस तरीके से याद कर सकते हैं। मतलब शॉर्ट नोट्स केवल उनके ही बनाएं जो आपके लिए महत्वपूर्ण हो और भूलने वाले हो, उनके आप शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं। तो हम करंट श्रृंखला में चर्चा कर रहे थे, करंट जीके के लिए उन्होंने क्रोनोलॉजी पढ़ी, क्रोनोलॉजी के साथ प्रादेशिक परिदृश्य ही आपको पढ़ना है, क्योंकि हमारे राजस्थान करंट अफेयर्स ही सिलेबस में है। इसके साथ साथ आप लास्ट में, जैसे दिसंबर में एग्जाम है, तो आप नवंबर लास्ट तक 1 महीना पहले आप वार्षिक अंक कोई भी ले सकते हैं, चाहे मुम्मल की मार्केट में आ रखी हो, पेनोरमा की आ रखी हो, किसी की भी जो शॉर्ट स्वीट हो उसको आप पढ़ सकते हैं लास्ट के अंदर, तो वो आपके लिए कारगर है। इसके साथ साथ आगे हम इनसे ये जानेंगे कि इन्होंने
टेस्ट का जब हम जिक्र कर रहे थे, टेस्ट पेपर दिए, तो एक विद्यार्थी के लिए टेस्ट किस तरीके से महत्वपूर्ण है, इनकी नजरिए से हम यदि देखें भी वास्तव में इसका क्या इनको फायदा हुआ और आने वाले विद्यार्थियों को भी इसका किस तरीके से फायदा लिया जा सकता है टेस्ट का। जो टेस्ट सीरीज का प्रचलन पूरे राजस्थान में, मैं ही नहीं, बहुत सी जगह टेस्ट सीरीज चलती है, बहुत से साथी देते भी हर जगह अलग अलग तरीके से, तो उसका वास्तव में क्या फायदा है एक विद्यार्थी जीवन के अंदर, तो मैं उत्तम से जानूंगा, क्योंकि अभी इसी परीक्षा में सफल हुए हैं, तो इन्होंने किस तरीके से टेस्ट दिए, क्या इनको बेनिफिट्स मिले, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। उत्तम। सबसे पहले तो टेस्ट सीरीज का सबसे बड़ा फायदा ये है कि हम जो टेस्ट देते हैं ना, उससे हमारा भय दूर होता है। क्योंकि हमारी परीक्षा पढ़ कितना ही लो, चाहे कितना ही पढ़ लो, चाहे जब तक हमने ओएमआर में यहाँ टेस्ट दे के अपनी तैयारी को नए फरखाना, तो हम रहेंगे थोड़ा सी डिप्रेशन में रहेंगे। और टेस्ट सीरीज देते रहेंगे ना थोड़ा सा, तो उससे क्या होता है कि हमारे वो भय दूर होता है और वो हम अच्छी तरह से पढ़ते रहेंगे। हाँ, टेस्ट सीरीज की ये है कि कोई अच्छा से अच्छा टीचर हो और अपने लेवल का बना रहे हो, ऐसे नहीं हो कि बहुत ज़्यादा हाई लेवल बना रहे हो, ऊट पटांग के सवाल उसमें भर दिए, और तो उससे अपने क्या डिमोरलाइज भी होंगे। टेस्ट सीरीज के दोनों एक फ़ायदा भी है और एक नुकसान भी है। अच्छा टीचर हो तो बहुत फ़ायदा है उसका, जैसे रणवीर सर ने हमारे फर्स्ट पेपर में पेपर दिए तो हमारा बहुत फायदा हुआ उससे, और हम भय मुक्त हुए। और जैसे ओएमआर बढ़ने में भी हमें पता लगता है कि वहाँ ओएमआर की गलतियाँ नहीं होती, ये सबसे बड़ी बात है। क्योंकि ओएमआर की गलती करते हैं तो अपने 5 नंबर घटते हैं, सीधी सी बात है। अगर 5 नंबर बहुत होते हैं हमारी तैयारी में। जैसा इन्होंने बताया कि टेस्ट के फायदे हैं वास्तव में, यदि आप सही तरीके से पॉजिटिव वे में यदि आप टेस्ट दें, टेस्ट आप दे दिया, उसका एनालिसिस भी करें, सर ने किस प्रकार के प्रश्न पूछे, हमें ये प्रश्न नहीं आ रहा था, क्यों नहीं आ रहा था और सर ने कहाँ से दिया है, इस प्रकार आप यदि उस प्रश्न पेपर को पूरी तरीके से एनालिसिस करेंगे घर पे जाकर, तब तो है उसका फायदा। आपने सर से परचेज कर ली, 500-1000 रुपये सर को दे दिए, उसके बाद आपने टेस्ट दिए और घर पे जाके उसको पेपर को फेंक दिया, महीने बाद आपको पेपर ना मिले और एग्जाम हो जब तक आप सब कुछ भूल जाएं, तो उस टेस्ट सीरीज से तो अच्छा है आप ना लें, पैसे बर्बाद ना करें। यदि वास्तव में आप चाह रहे हैं कि हम उसका एनालिसिस करें, सर ने ये दिया, या जहां से भी आप कर रहे हैं, ऑफलाइन ऑनलाइन जैसा भी है, तो आप उसका एनालिसिस जरूर करें। शेड्यूल क्या है आपका, उनमें क्या दिया गया है, प्रश्न किस प्रकार के पूछे जा रहे हैं, और एग्जाम आप साथ साथ एग्जाम के पुराने प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है उनको भी सोल्व करें, तो इनसे आपको वास्तव में फायदा मिलेगा। आप सही ढंग से उसका एनालिसिस करेंगे तो फायदा आपको मिलेगा। यदि आप सीधा, लगभग मेरा जहां तक ख्याल है, अनुभव है, ज्यादा लंबा अनुभव नहीं है, 2-3 साल का अनुभव है, उसमें मैंने देखा है कि लगभग 70 से 80% विद्यार्थी जो टेस्ट देते ही हैं, केवल देते हैं, उनसे उन्हें कोई मतलब नहीं है कैसे प्रश्न आ रहे हैं, सर ने दे दिए, आंसर की आ गई नहीं, बहुत से विद्यार्थी आंसर की नहीं मिलाते, भी सर ने बता दिया वो सही है। आप एनालिसिस करें, हो सकता है उसमें गलती हो, पूछ सकते हैं आप, तब उसका मतलब है टेस्ट का। यदि आप केवल टेस्ट देने में, जो श्रृंखला चल रही है, प्रचलन है आज के जमाने में, टेस्ट सीरीज चल रही है, यदि आप उसका पॉजिटिव वे में सही ढंग से एनालिसिस नहीं करेंगे तो उसका कोई मतलब नहीं है, कोई अनर्थ है वो, बिल्कुल अर्थ नहीं है उसका। तो इसका इस तरीके से आप उसको तैयार कर सकते हैं। इसके अलावा ऐसी कोई विशेष बात आप बच्चों को बताना चाहेंगे जो आपकी तैयारी के दौरान घटित हुई, आपको लगा कि ये बात उन विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है और इन बातों से आपको बचना है या आपको ये चीज अपनानी है, ऐसी कोई विशेष घटना आपको ध्यान हो, आप दोनों साथी साथ रहे हैं, ऐसी कोई विशेष बात हो जो आप बच्चों को बताना चाहें कि वास्तव में इस प्रकार से आप कम समय में सही तरीके से, सही मार्गदर्शन से आप सही तैयारी कर सकते हैं, ऐसी कोई घटना आपको याद हो तो आप जिक्र करें। उत्तम। मैं टेस्ट सीरीज वाली बात में एक बात जोड़ना चाहता हूँ कि जो हमने टेस्ट दे के आ गए, सर ने टेस्ट बनाया, हम दे के आ गए, तो घर पे आते हम एक टेस्ट देने के बाद ऐसा करो कि आप जो सर की डालते हैं ना आंसर की, उससे पहले आपने जो आपको शेड्यूल दिया है उसमें से आप क्वेश्चन ढूंढो, वो क्वेश्चन के उत्तर ढूंढो, उससे ढूंढोगे ना तो आपको वो पूरा का पूरा एक तो रिवाइज हो जाएगा। और वो जैसे 4 ऑप्शन है तो चारों, वो अपने को एक ही उत्तर थोड़ी है, अपने को तो 4 उत्तर ढूंढना चाहिए उसमें, तो चारों ढूंढेंगे ना तो पेपर में वो नोट करेंगे तो हमारे 4 क्वेश्चन हो गए और 100 क्वेश्चन आते हैं अपने फर्स्ट पेपर में, तो एक टेस्ट पेपर में 400 क्वेश्चन हो गए। अगर हम ढंग से करें तो किताबों से ढूंढा उसको पहले, आंसर की आने से पहले, तभी तो टेस्ट सीरीज का फायदा है। ऐसे नहीं कि हमने जाके ओएमआर भराए और सर ने आंसर की दे दी, मिला लिया और रैंक मिला ली, इससे तो कोई फायदा नहीं है। टेस्ट सीरीज का पूरा एनालिसिस करो सबसे पहले तो। और मैं 2 बातें और ऐड करना चाहता हूँ कि मेरी तैयारी के दौरान, जैसे मेरे सत्यजीत, मैं गुरु ही मानता हूँ, मेरे तैयारी के दौरान मुझे सच में कुछ नहीं आता था। मैं एक अच्छा दोस्त मिला जिसकी वजह से मेरी नैया पार लग गई और मैं सेकंड ग्रेड बन गया।
तो मेरे कहने का मतलब है कि अपने ग्रुप, 2 लोगों का ग्रुप हो, 2 से ज़्यादा ना हो, वो भी पढ़ने वाले बंदे का हो, क्योंकि हम यहाँ सुरतगढ़ आए हैं तैयारी करने, कहीं भी आए हैं तो पढ़ने के लिए आए हैं। तो ऐसा ना हो कि माँ बाप के मतलब यहाँ ईमानदारी से अपने पढ़ नहीं रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि पढ़ ही रहे हैं। तो अपने को एक अच्छा दोस्त हो साथ में जो आपको सही गाइड करे, कभी आप डिमोरलाइज हो तो आपको वो मोटिवेट भी करे। तो मैं थोड़ा सा भावुक आदमी हूँ, तो मैं सत्यजीत के पास जाता था पढ़ने के लिए, रात को 8 से 11 हमारे 3 घंटे हम दोनों साथ ही पढ़ते थे, फर्स्ट पेपर और सब्जेक्ट भी। तो मैं पढ़ने के बाद हर दिन का शेड्यूल होता था कि पढ़ने के बाद लगभग 20 मिनट हम किताबों से दूर होके गली में खड़े हो जाते थे। मैं इसको बोलता था, भाई यार देख, लगना जरूरी है, क्योंकि मेरी तो कंडीशन सच में बहुत मुश्किल है, क्योंकि मेरा एक्सीडेंट हुआ है, तो मैं और कुछ नहीं कर नहीं सकता, मुझे सिर्फ और सिर्फ सरकारी नौकरी ही पार लगा सकती है मेरी ज़िंदगी को। मैं इसको ये बोल रहा था कि तू चिंता मत कर, तू, मुझे पता है तू ठीक है, तू प्रतिभावान है, तो तू कर लेगा। मैं बोल रहा, भाई यार मुझे दोबारा मौका नहीं मिलेगा और मुझे पढ़ना है, लगना है। तो ये मुझे इतना मोटिवेट करता था, इतना कि फिर मैं भी इसको, ये मेरे से क्वेश्चन पूछता था, मैं इसको बताता था। तो जिसकी वजह से हमारे हर दिन जो क्लास में पेपर देने जाते थे तो 4 5 10 12 क्वेश्चन हमारे तैयार हो जाते थे उससे। वो क्योंकि एक दूसरे से पूछेंगे तो हमारे वो याद बहुत रहेंगे, क्यों एक बार कोई अपने से क्वेश्चन पूछ लेता है ना, तो वो कभी भी हम भूलते नहीं। वो भी अपने को, और लगभग ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है सब्जेक्ट और मेरे फर्स्ट पेपर के, जो हूबहू इसने मेरे को पूछे, मैंने इसको पूछे, वो क्वेश्चन के सेम टू सेम वहाँ आ गए। तो मेरे कहने का मतलब, अच्छा सा एक साथी चुने जो आपको पॉजिटिव वे दे, ना कि नेगेटिव, और इन लोगों से दूर रहें। और जो बोलते हैं ना कि आपका नहीं होगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, ये कोई मतलब की बात नहीं है, अपने पढ़ो, उन लोगों पे ध्यान मत दो कभी भी। बिल्कुल, बहुत ही सही शब्दों में जो मैं चाह रहा था पूछना, वही बात यही मैं चाह रहा था कि वास्तव में जो साथी है वो देख लो आप किस तरीके से, इन्होंने बिल्कुल सही बात की है, धरातलीय बात की है, कोई दिखावटीपन नहीं है। ये हमारे ऑफलाइन दोनों विद्यार्थी रहे हैं, दोनों ने जो बातें आपको बताई हैं वो बिल्कुल धरातलीय और सही सही बात आपको बताई है। इसका मतलब है कि आप वास्तव में पॉजिटिव तरीके से, दो फ्रेंड आप आपस में साथ रह रहे हैं। मैं हमेशा साइंस के जो विद्यार्थी मेरे पास टेस्ट दे रहे हैं उनसे भी मैं कई बार कहता हूं कि आपको ग्रुप डिस्कशन जरूर करना है। ग्रुप डिस्कशन का बहुत फायदा है, वास्तव में फायदा है। यदि आप पॉजिटिव वे में लेके चलोगे तो दुनिया है, कुछ भी बोल सकती है, बोलने वाले बोलते रहेंगे, भौंकने वाले भौंकते रहेंगे, लेकिन हम एक दिन सक्सेस हो जाएंगे यदि आपके पास हिम्मत है और जज्बा है, जुनून है। यदि आप में कुछ कर कर गुजरने का जज्बा, जुनून है, तो दुनिया वाले बोलते रहेंगे, बोलते हैं, और वो बोल रहे हैं तो उसका आपको एक फायदा भी है। कई बार हम वेस्ट की एनर्जी कर देते हैं कि वो हमें ये बोल रहा है, तो हो सकता है उसके बोलने से हमारे अंदर कोई ऐसा भाव पैदा हो जाए, जग जाए, ऐसा जुनून जग जाए कि वास्तव में उसने एक दिन ऐसी बात कही थी, उसको आप पॉजिटिव लेकर चलें, उसको नेगेटिव ना लें। भी उसने मेरे को ये बोला तू नहीं लग सकता, तो उसको आप लग के दिखाओ, वो तो है मजे की बात। यदि उसने आपको बोल दिया तू नहीं लग सकता और आप उसके पीछे रोने लग गए और पढ़ाई को छोड़ दिया, और आप फिर क्या मतलब है? फिर आप उसको जवाब कैसे देंगे? आप जवाब देने का तरीका बदलो, लोगों को देखो मत, लोगों की सुनो मत, करो खुद की। और किस तरीके से करना है वो अपने तरीके से पढ़ो आप। भाई हमें पढ़ के घर वालों के लिए करना है। मुख्य रूप से हमारा उद्देश्य क्या होता है पढ़ने का? हमारे जो घर वाले हैं इतने दूर हमें भेज रहे हैं, पैसे की व्यवस्था करते हैं आर्थिक रूप से, चाहे वो कितने भी कमजोर हो, लेकिन अपने बच्चे के लिए वो 100% करने का प्रयास करते हैं हमेशा। भी मेरा बेटा मेरी बेटी घर से बाहर रह रही है, उन्हें कोई समस्या ना हो। चाहे आप आधी रात को फोन करोगे, पापा मुझे 5,000 रुपए चाहिए, तो वो आपको 6,000 डलवाएंगे। ऐसा नहीं कहेंगे बेटा नहीं है, हालांकि उनके पास नहीं भी होता है, बहुत सी कंडीशन है, आर्थिक स्थिति से कमजोर है, लेकिन फिर भी वो आपको कैसा ना कैसा करके व्यवस्था करके और भेजते हैं। और आप यदि उन पैसों का सही तरीके से उपयोग नहीं करोगे तो आने वाला समय बीत जाएगा। जैसे इन दोनों का प्रथम बार में, मतलब पहली बार में चयन हुआ। मैं बहुत इस बात को लेकर भी बहुत आश्वस्त हूं कि इन्होंने पहली परीक्षा के अंदर मतलब किस तरीके से तैयारी की। आप हमारे साथी भी हैं, बहुत से आपके साथी भी होंगे जिन्हें 10-10, 15-15 साल लग जाते हैं तैयारी के, ओवर एज तक की स्थिति हो जाती है और चयन नहीं हो पाता, तो अपने आप में एक बड़ी सफलता है। तो इनको मैं दोनों साथियों को यही कहना चाहूंगा, सत्यजीत को और कडेला को, उत्तम को, कि आगे भी अपनी जो तैयारी है वो स्टार्ट रखें और इसी तरीके से हम पढ़ते रहें आगे। आप इस रुकना नहीं है हमें, आगे फर्स्ट ग्रेड है, कॉलेज लेक्चरर है, RAS है, जो भी आपके
आपको बढ़ना है, आपने सोच रखा है, आपका जो लक्ष्य है उसको आप हासिल करें। ईश्वर से मैं भी ये प्रार्थना करता हूं कि इनकी जो आगामी रणनीति है, आगामी इनकी जो लक्ष्य है उसको ईश्वर जल्द पूरा करे। और इसी के साथ मैं आज की इस कड़ी को समाप्त करता हूं। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर आपसे मुलाकात करेंगे कोई नई प्रेरक मुलाकात के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।